गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मेरे पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन दिया गया था कि पहला क्वेश्चन था कि जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उसका सही आंसर था संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। दूसरा क्वेश्चन था कि चंद्रयान प्रथम किस राज्य से छोड़ा गया था, जिसका सही आंसर था आंध्र प्रदेश। दोस्तों, मेरा रिवीजन का क्लास प्रतिदिन चालू है और इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब का सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या फिर टीचर को हो, इसमें काफ़ी मदद साबित होगा। इसलिए आप लोग ये क्लास प्रतिदिन जरूर देखें। अगर आप नए चैनल पे सब्सक्राइब किए हैं तो मेरा पुराना जितना भी वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सब का सब इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन किस तरह से है। पहला क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है। तो सबसे पहले परमाणु समझते हैं कि परमाणु क्या होता है। जैसे ये मेरा परमाणु है, इसके अंदर केंद्र होता है, इसको नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और ये जो नाभिक है ये धन आवेशित है। नाभिक कैसा है? धन आवेशित है। नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ये जो परमाणु है, ये जो नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। मेरा ऑप्शन था कि प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी था इलेक्ट्रॉन, सी था न्यूट्रॉन और डी था नाभिक। तो अभी जैसा बताया गया है, नाभिक कैसा होता है? तो धन आवेशित होता है। इसकी खोज किसने किया? रदरफोर्ड। कब किया था? 1911 में। फर्स्ट ऑप्शन था प्रोटॉन, इसका खोज गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन, इसका खोज जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? जे थॉमसन ने। एक क्वेश्चन रहता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है, प्रतिकण कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। ये प्रतिकण क्या होता है? जिस पर द्रव्यमान तो समान रहता है लेकिन उस पर आवेश अलग विपरीत रहता है, उसी को कहते हैं प्रतिकण। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रॉन। इसकी खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। डी नंबर है नाभिक। नाभिक कैसा होता है? तो धन आवेशित होता है। नाभिक की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। कब? 1911 में। जो अभी हम बताए हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। किसका किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम लिखना चाहे कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहे तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। प्रोटॉन संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उसकी परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के। इसलिए तो क्या होता है? परमाणु विद्युत उदासीन होता है। दूसरा क्वेश्चन है प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड Pu, इसकी द्रव्यमान संख्या 242, परमाणु क्रमांक 94 का नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? अभी हम फार्मूला बता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे। तो उसी तरह से द्रव्यमान में से ऊपर वाला होता है द्रव्यमान, मान लेते हैं x कोई तत्व है, ऊपर वाला जो होता है द्रव्यमान और नीचे वाला होता है परमाणु क्रमांक। मान लेते हैं
कि ये मेरा कोई तत्व है, ये मेरा परमाणु द्रव्यमान कहलाता है और ये परमाणु क्रमांक कहलाता है। कैसे याद रखेंगे? जैसे हम लोग कोई चीज़ ढोते हैं, जैसे बोझा ढोते हैं तो कहाँ ढोएंगे? तो माथा पे ढोएंगे, तो ऊपर रहा है, तो ऊपर क्या है? द्रव्यमान है। कोई भी बोझा हो चाहे कुछ भी हो, कहाँ उठाते हैं? माथा पे, ऊपर। तो ऊपर क्या होगा? द्रव्यमान हो गया। नीचे क्या हो गया? परमाणु क्रमांक हो गया। अगर हम बताए हैं फार्मूला द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, अगर न्यूट्रॉन संख्या निकालना चाहे तो द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन संख्या, यानी इसमें से ऊपर में से नीचे वाले को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। तो सब में देखेंगे, ऊपर में से नीचे वाला को घटा के देखेंगे तो ऊपर में क्या रहता है? द्रव्यमान संख्या। क्या रहता है? द्रव्यमान संख्या। याद हो गया? तो ऊपर में से नीचे को घटा के देखिए, अगर जिसका मान इक्वल हो जाएगा उसी को कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। सॉरी, उसी को तो सम न्यूट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर तो मेरा 2 था कि प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड पीयू में नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से निकाल लेंगे। कहाँ से? 242 माइनस में 94 कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आराम से इस फार्मूला के तहत से निकल जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो सम न्यूट्रॉनिक समूह कैसे निकालेंगे? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा। एक तरह से यही सवाल ये दिया गया है कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो सब ऊपर में से नीचे को घटा के देख लेंगे, अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा तो क्या हो जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक होगा। बस एक ही फार्मूला इसको याद रखिएगा कि द्रव्यमान संख्या जो होगा वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के इक्वल होगा। इसी से हम सब चीज़ निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा, क्योंकि ये घटा हुआ आगे में से पीछे को घटाना, ऊपर से नीचे को घटा के देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? प्रकाश के रूप में या ऊष्मा के रूप में या ध्वनि के रूप में या अम्ल के रूप में? तो जल अपघटन में ऊर्जा जो है वह ऊष्मा के रूप में, किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में। किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जो भूपट्टी है, जो मेरा धरती है, इस पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। इसका एक ट्रिक बताते हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ऑक्सीएलो क्या है? ऑक्सीएलो क्या है? ऑक्सीएलो। आ से हो गया ऑक्सीजन, सी से हो गया सिलिकॉन, ए से हो गया एल्युमिनियम, लो से हो गया लोहा। आपसे कहते हो गया ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम, लो से लोहा। ट्रिक याद रख लीजिएगा कि भूपट्टी पर सर्वाधिक तत्व कौन कौन पाया जाता है, उसका क्रम है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन। ये दरअसल सिलिकॉन की खोज 1824 में बर्जिलियस ने किया था। ये है एल्युमिनियम जो तीसरा स्थान पर है। चौथा स्थान पे है लोहा। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है, लोहा हेमेटाइट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट से। तो इसका याद रख लीजिएगा। अगर धरती में पूछेगा सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। और कहेगा कि धरती पर सबसे ज़्यादा धातु कौन पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम। दोस्तों एल्युमिनियम का उपयोग है वायुयान के निर्माण में किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हल्का होता है और एल्युमिनियम को हरी धातु भी कहा जाता है। एल्युमिनियम को क्या कहा जाता है? हरी धातु भी कहा जाता है। एल्युमिनियम का नीलम और माणिक्य और नीलम एल्युमिनियम का ही अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो ए में है पोटेशियम, बी में है सोडियम, सी में है कैल्शियम, डी में है मैग्नीशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। अगर सबसे कम पूछेगा तो सोना, इसलिए उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है और स्वतंत्र अवस्था में रहता है। उसका घनत्व होता है 19.3 होता है। किसका? सोना का। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो गया पोटेशियम।
उसके बाद हो जाएगा सोडियम, उसके बाद हो जाएगा कैल्शियम, उसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा किसका? पोटेशियम को। तो क्रम याद रखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। 2 बार पढ़िए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर से पढ़िए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसको याद करिए, क्रम है। और सबसे कम कहेगा तो किसका है? सोना का है, इसलिए उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है और स्वतंत्र अवस्था में रहता है। 19.3 उसका डेंसिटी होता है। 7 नंबर में है, निम्न में कौन सा सर्वाधिक कठोर और तन्य है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोंडम, बी टंगस्टन, सी में नाइक्रोम। ये जो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। टंगस्टन भी है, टंगस्टन भी है, कठोर है, लेकिन जब दोनों दिया रहे तो इसका आंसर मार्क दीजिएगा नाइक्रोम। विद्युत हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या है? तो सर्वाधिक कठोर और तन्य है। टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बल्ब में। इसका गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सी। जैसे जलते हुए बल्ब है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? जो बल्ब जल रहा है उसका टेम्परेचर होता है 2000 से लेके 2500 डिग्री सी तक, लेकिन टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोरेंडम है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम को क्या कहते हैं? हरी धातु कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन। जो मेरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। भूपट्टी पर कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगर धातु पूछेगा कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3, ऑप्शन नंबर ए, बी Fe2O3, सी HgS, डी NaCl। इसका सही आंसर हो जाएगा Al2O3। क्या हो जाएगा? Al2O3। ये नीलम और ये माणिक्य, ये किसका थी है? तो एल्युमिनियम का। ये Fe2O3 ये हेमेटाइट का फार्मूला है। Fe2O3 किसका है? हेमेटाइट का है। सी है HgS, ये सिनेवार का फार्मूला है। किसका है? सिनेवार का। NaCl जानते हैं हम लोग, नमक का है। किसका है? नमक का है। तो Al2O3 हो गया नीलम का, Fe2O3 हो गया हेमेटाइट का। लोहा किससे प्राप्त करते हैं? हेमेटाइट से। HgS सिनेवार, डी में NaCl। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है किसका? ऑप्शन नंबर ए मार्बल, बी सीमेंट, सी जिप्सम, डी चूना पत्थर। ये जो बना होता है जिप्सम का बना होता है। किसका? जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो फार्मूला होता है CaSO4 1/2 H2O, CaSO4 1/2 H2O। इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? जैसे किसी का हड्डी टूट गया तो डॉक्टर उसके रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाता है। कोई मूर्तिकार होता है या कलाकार होता है जो मूर्ति बनाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनाता है, जिसका फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। CaSO4 1/2 H2O। 10वां क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या वही रहता है या अनिश्चित रहता है? तो लोहा में जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? बढ़ता है, यानी इंक्रीज करता है। लोहा में जंग कैसे लगता है? तो लोहा जंग जो है 2 ही कारण से लगेगा, ऑक्सीजन और नमी, 2 चीज़ उपस्थित रहेगा तभी जंग लगेगा। जंग किस कंडीशन में लगेगा? जल होना चाहिए यानी नमी होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए, उसी टाइम ये क्या होगा? लोहे में जंग लगेगा। तो लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है और यह एक तरह से रासायनिक प्रक्रिया है। किस प्रक्रिया? कौन सा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया। और लोहा में जो जंग लगता है उसका फार्मूला होता है Fe2O3XH2O। लिख देते हैं Fe2O3XH2O। याद रख लीजिएगा, Fe2O3XH2O। अगर हमें धब्बा रहित लोहा बनाना पड़ेगा तो क्रोमियम का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? क्रोमियम का। दोस्तों यहाँ पर सबन्यूट्रॉनिक संबंधित क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं समस्थानिक, संभारिक और सबन्यूट्रॉनिक को एक बार फिर से समझा देते हैं कि ये आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है।
ये जो समस्थानिक होता है इसकी परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे देख लेते हैं, ये जो है परमाणु संख्या सब में समान है। देखिए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान क्या है? भिन्न भिन्न है। इसका एक है, इसका दो है, इसका तीन है। तो परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक यानी आइसोटोप कहते हैं। ये हो गया प्लूटोनियम, ये हो गया ड्यूटेरियम, ये हो गया ट्राइटियम। ये रेडियो एक्टिव तत्व है। कौन? ट्राइटियम। ऑक्सीजन का भी 3 समस्थानिक होता है। कितने समस्थानिक होता है? 3 समस्थानिक होता है। और सबसे ज़्यादा समस्थानिक कौन सा तत्व बनाता है? पोलोनियम। कौन सा बनाता है? पोलोनियम। दूसरा क्वेश्चन था कि समभारिक क्या होता है? तो उसका उल्टा होता है। उसमें परमाणु संख्या समान था, इसमें परमाणु संख्या अलग अलग होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होगा। देखते हैं, आर्गन, क्रिप्टन, कैल्शियम, इसका जो है परमाणु संख्या 18 हो गया, इसका जो है परमाणु संख्या 19 हो गया, इसका हो गया 20 हो गया। कैल्शियम का कितना हो गया? 20, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबका 40 ही है। आर्गन का भी 40 है, पोटेशियम का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है। कहने का अर्थ द्रव्यमान समान रहेगा और क्रमांक भिन्न भिन्न रहेगा, उसको कहते हैं कौन चीज? समभारिक, आइसोबार। जो तीसरा होता है आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है। अब न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बता दिए हैं। द्रव्यमान संख्या महीने से क्या घटाएंगे? परमाणु क्रमांक, मतलब ऊपर वाला में से नीचे को घटा के देख लेंगे। जैसे देखते हैं, ये है द्रव्यमान संख्या 3 है और परमाणु क्रमांक 1 है, तो 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 2। हीलियम का द्रव्यमान संख्या 4 है और परमाणु क्रमांक 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना? 2। दोनों का मान बराबर हो गया। ये समन्यूट्रॉनिक है। क्या है? समन्यूट्रॉनिक है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या समान है। न्यूट्रॉन की संख्या समान है। आज का जो मेरा होमवर्क के रूप में सवाल है वो इस प्रकार के हैं। देखते हैं, गुरु जल किसका मिश्रण है? गुरु जल किसका मिश्रण है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, समुद्र जल को शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? समुद्र का जो जल होता है उसको शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा। अगर जो भी व्यक्ति इस चैनल पे नए हैं, मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।